alaikum and welcome to another episode of Absar Alam Live. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Are you busy doing something? ये बस मैं थोड़ा सा हिसाब लगा रहा था कि अमेरिकी इमदाद जो बंद हुई है किस मुल्क को कितनी पिछले 1946 से लेके 2024 तक अच्छा, ये तकरीबन बनते हैं कितने बनते हैं ये 25 years तो ये हो गए वेरी गुड और आपका हिसाब काफ़ी अच्छा है 50 और 50 around हो गए 75 78 years. 74 एंड 78 Yeah. तकरीबन 78 ईयर्स में जो यूएस एड आती रही और अब बंद हुई है उसमें वो मैं देख रहा था और मैं Interesting. हिसाब लगा रहा था कितनी कितनी किसको गई है कितनी कितनी किसको गई है शेयर करेंगे आप थोड़ा सा किस हमें देखें हमारा कोई है इसमें नाम कि हमारा नाम हमने नहीं कितनी है ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जो अच्छा टॉप टॉप 10 टेन में कंट्रीज नहीं उसमें आते हमारा हम नाम नहीं हमने है टॉप नहीं किया हम मेरे हाल टॉप 20 में भी नहीं आएंगे अच्छा अच्छा उसमें बड़ा दिलचस्प एक है तो अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद की है ना यूएस एड और उसने कहा कि ये हम ज़ाया कर रहे हैं इलॉन मस्क ने भी कहा है और अमेरिका में एक बहुत इस बात पे बहस हो रही है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका यूएस एड को इस्तेमाल करता था मुल्कों में हुकूमतें बदलने इन्फ्लुएंस के लिए कू करवाने के लिए और जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आते थे उनको सपोर्ट करने के लिए फिर उसमें ये भी है कि एक और भी उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि जो यूएस एड थी ना वो वहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है यानी कि वहाँ का जो दफ्तर खारजा है उसके अंडर आती है तो दफ्तर खारजा के जब अंडर आती थी तो उसके ज़रिए इल्ज़ाम एक ये बहुत लग रहा है कि यूएस एड के एक जासूसी का नेटवर्क पूरी दुनिया में उन्होंने एक अलग से खड़ा किया हुआ था किस मुल्क में जिसमें कैसी डेमोक्रेसी होगी उस हवाले से भी बातें हो रही हैं आजकल बड़ी डिबेट हो रही है कि अमेरिका ने कहाँ पे कितनी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी रखनी है वो भी यूएस एड यूज़ जाहिर है करता वो तो था फिर सारे काम ही करते थे ना या अब जैसा कि उसामा बिन लादेन को जब इन्होंने एबटाबाद में मारा है उसमें शकील अफरीदी एक किरदार था जो डॉक्टर था डॉक्टर और जिसने उसामा बिन लादेन के घर जाके वो टेस्ट किए थे डीएनए उनका मैच करने के लिए फिर उन्होंने भेजा उसने से मैच किया कि डीएनए वही है तो वो डब्ल्यू के लिए काम कर रहा था नहीं सॉरी डब्ल्यू नहीं ऑक्सफैम ऑक्सफॉर्म ऑक्सफैम 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 हाँ ऑक्सफैम एक है एनजीओ उस यूके या शायद या दूसरी खाली ऑक्सफैम है उसके लिए वो काम कर रहा था और अमेरिकियों के लिए भी काम कर रहा था तो अब ये यूएस एड सिर्फ मुल्कों को डायरेक्ट नहीं जाती थी ये यूनाइटेड नेशंस को भी जाती थी डब्ल्यूएचओ को भी जाती थी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ एजुकेशन की और एनजीओस को भी जाती थी इंटरनेशनल एनजीओस को उसके ज़रिए ही फैलती थी तो वो कह रहे थे उन्होंने एक पैरेलल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया हुआ था जो अमेरिकी मफादात की निगरानी करता आजकल था एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो भी चल रही है इंटरनेट के ऊपर आपने शायद देखी हो छिपा साहब की अमेरिका और ट्रम्प की बड़ी हाँ तारीफें कर रहे हैं अमेरिका अमेरिका के वो उस पर किसी ने कमेंट किया हुआ कि चीपा साहब को बताएं कि अमेरिकी इमदाद बंद हो गई है तो अब अमेरिकी तारीफें तो ना करें शायद इसीलिए तारीफें कर रहे थे कि हो सकता है दोबारा से जारी हो जाए नहीं वो अमेरिकी इमदाद इसीलिए मेरा ख्याल है ओंजा एंड्रयू के पास भी पहुंच गए हैं वो जो अमेरिकी आई हुई है यहाँ पे शादी करने के लिए और कराची में बैठी वहाँ भी चीपा साहब पहुंच गए देखिए ये जो डोनेशन कलेक्शन का बिजनेस है ना और डोनेशन कलेक्शन का बिजनेस आप सोचिएगा मैंने बिजनेस क्यों कहा इसको क्योंकि ये बिजनेस है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ वो नहीं है जो हमारे मज़हब में कहा गया है कि आप दाएं हाथ से किसी को दो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए यहाँ इसके पीछे टैक्स बचाए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है ज़िंदगी की आसाइशें ख़रीदी जाती हैं जिसके इल्ज़ामात शौकत खानम पे भी लगते हैं इन लोगों पे भी लगते हैं जो दूसरे डोनेशन कलेक्शन करने वाले हैं और अब्दुस्तारीदी एक ऐसे शख्स थे जिन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत सादा गरीबाना था क्योंकि वो दूसरों का पैसा लेके इस्तेमाल करते थे मानक ये जो दूसरे मुल्कों से पैसा आता है ना और दूसरे मुल्कों से या दूसरे लोगों से आप पैसा लेके जो आगे मैं फ़र्ज़ करें अपना नाम इस्तेमाल करूँ जी मैं बड़ा एक वो एंकर हूँ और जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे आप चंदा दें मैं सलाब में लोगों के घर बनाऊँगा तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए अखलाकी तौर पे ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो जाता है ये नहीं करना चाहिए हाँ मेरे पास अपना पैसा है मैंने करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ यूट्यूब से हर महीने और मेरे पास अरबों रुपया जमा हो गया है उसमें से मुझे अपने पैसे में से गरीबों के लिए काम करना चाहिए फिर
मेक वो ठीक सेंस। है। तो ये जो यूएस एड है ना, अब उसमें एक इलॉन मस्क जो है ना, एक देखें उसने वो नया प्रोपेगेंडा गुरु समझ लिया आप इस वक्त दुनिया का है। दुनिया गोइबल्स को याद करती थी जो हिटलर के साथ था। अब मेरा ख्याल है गोइबल्स के बाद अब इलॉन मस्क का दौर आया है। और मैं ये नहीं कहूँगा वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन वो ये जो अमेरिकन लोगों को अच्छी लगती है बातें वो कर रहा है। और उसमें उसने ये कहा है, कल मैं उसका एक वो देख रहा था पोस्ट, उसने लिखा है कि दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें और जो अपने गरीब लोगों पे, जो अपने लोगों पे टैक्स लगाता हो और दूसरे मुल्कों और अमेरिका भेजता हो पैसा अपने मुल्कों पे लोगों पे। तो उस पर सब ने कहा नहीं। एक फ्रांस के बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि हम तो अफ्रीका में पैसा भी लगाते हैं और अफ्रीका में जब हमारी फ़ौज के लोग वहाँ जाते हैं तो उन पर थूकते हैं लोग, और साथ पता नहीं यहाँ आके तो हमारे यहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो लेकिन वो शायद ये बताना भूल गए जो फ्रेंच थे कि पिछले कितने सौ साल से फ्रांस उन ममालिक में सर फहरिस्त है जिन्होंने अफ्रीका को ग़ुलाम बनाया, उनको उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया और अपने मुल्कों की तरक्की की, दौलत वहाँ ले गए। जितनी यूरोपियंस हैं सारे, अमरीकी भी, तो ये अफ्रीका से लूट के लेके गए ना। अब खैर बन रहे हैं, बनने दें। तो वो एक उनके जो ज़मीर पे बोझ है, कलेक्टिव बर्डन ऑन देयर कॉन्शियंस, उसको ये इस तरह उतारते हैं वहाँ के अमीर लोग भी, जो डोनेशन दे देते हैं अपना कमाया हुआ पैसा, और वहाँ की जो ये हुकूमतें हैं। मसलन अब बात हो रही थी, आपने यूएसएड की बात की, तो सबसे ज़्यादा जो पैसे मिले ना वो इसराइल को मिले हैं पिछले 78 साल में यूएसएड से, और वो रकम बनती 320 अरब डॉलर। वाओ, इजराइल को, जाहिर है अमेरिकन है। पानी पी लूँगा। 320 अरब डॉलर पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उससे थोड़ा सा कम है ये। तो मतलब कुछ अरसे में शायद उतना हो जाए, इतनी इमदाद हो जाए अगर ये यूएसएड बंद ना होती। मिस्र को, इस्लामी मुल्क है, 170 अरब डॉलर मिले हैं। 170 अरब डॉलर, दैट्स ह्यूज। वेरी ह्यूज। अच्छा, हमारे मुसलमान हमसाया मुल्क इजिप्ट भी मुसलमान है, अफ़गानिस्तान गरीब है ना, बिल्कुल कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला उनको ना, पाकिस्तान खा गया सारा। 160 अरब डॉलर, एक कितना, 160, 160, 170 और 160 160 बिलियन डॉलर्स मिला है पिछले 78 सालों में। लेकिन जाहिर है ये इसमें से ज़्यादातर वो आया है जो पिछले 40 साल में जो आया है। अच्छा, इसके यहाँ पे मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन यही कर दूँ या नीचे जाके करूँ? जैसे आप मुनासिब चलिए समझें। यही कर देते हैं, ताकि अफगानी भाइयों को भी, हमारे को पता चले, तालिबान को भी। आप अभी भी पैसे ले रहे हैं अमरीकियों से, भी बंद किए हैं ट्रंप ने आके, पिछले साल भी आपने लिए हैं। तो अफगानिस्तान हर हफ्ते बल्कि ले रहे हैं। हर हफ्ते पाकिस्तान ने टोटल, जब कोल्ड वॉर हो रही थी, अमेरिका की सारी गेम की सीटों सेंटों में, और अफगानिस्तान की दोनों जंगें लड़ी, चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल करवाए, अमेरिका का पिट्ठू बन के रहा यहाँ पे इस खत्ते में। और 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और 32 अरब डॉलर मिला पाकिस्तान को सिर्फ, और उसमें ज़्यादातर मिलिट्री एड है। ठीक है, और मिलिट्री एड ज़्यादातर इसलिए रही है कि हम जंगें 40 साल 45 साल तो उसके अफगानिस्तान में 2 जंगें लड़ी हमने उसके साथ, और फिर उसके से पहले हम सीटो सेंटो में उसके साथ थे। तो ये आप 160 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान और 32 अरब डॉलर पाकिस्तान, और साथ जो मैंने आपको कहा है कि इजिप्ट 170 और 300 बिलियन डॉलर जो हैं वो इसराइल। उसके बाद आता है जी साउथ वियतनाम 145। अब साउथ और नॉर्थ वियतनाम, इस तरफ फ़र्क आपको समझना चाहिए कि साउथ वियतनाम जहाँ था वो अमेरिका का इत्तेहादी था। तो जब जंग हो रही थी, वियतनाम वॉर जब हो रही थी, तो नॉर्थ साइड पहले कब्ज़ा कर लिया था वियतनाम की जो आज़ादी के वो आज़ादी पसंद जो लोग थे। तो उस दौरान साउथ वियतनाम को बहुत कुछ अमेरिका ने दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका के ताल्लुकात अब वियतनाम से बहुत अच्छे हैं, और अमेरिका वियतनाम में सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है इस वक्त, और वियतनाम बहुत तरक्की कर गया है। हमें उससे सीखना चाहिए था, हमें भी, और अफगानिस्तान को भी सीखना चाहिए। अफगानिस्तान ने 160 अरब डॉलर लिए हैं, और देखें हालत क्या है, इस मुल्क की हालत क्या है। वियतनाम ने लिए 145 अरब डॉलर, साउथ वियतनाम ने,
साउथ ठीक है, नॉट ऑन द होल वियतनाम। और आज वियतनाम की तरक्की देखें जाके, क्या है, वो एक डेवलप्ड मुल्क बन गया है। तो खैर हमारी किस्मत ही बुरी है। यूक्रेन ने लिए हैं $115 अरब, जंग लड़ा है इसमें से बहुत ज़्यादा। इराक $100 अरब, वहाँ से तेल लेकिन बहुत लेके गया है अमेरिका। साउथ कोरिया ने लिए $95 अरब, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से उसकी जंग जारी है और नॉर्थ कोरिया अमेरिका का दुश्मन है, इसलिए। यूनाइटेड किंगडम ने $90 बिलियन लिए हैं, इसलिए तो सारे काम करता है, अमेरिका का एलाई है। इंडिया अच्छा, आज़ादी, इंडिया भी है टॉप इंडिया पे? इंडिया नब्बे इंटरेस्टिंग। 90 अरब लिए हैं इंडिया ने अमेरिका से आज तक। और और पाकिस्तान ने लिए $32 अरब। अमेरिका के सारे गंदे कपड़े धोए हैं पाकिस्तान ने, सारे। इंडिया रशिया का दोस्त था, रशियन ब्लॉक में था, यूएसएसआर ब्लॉक में था, पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में था। और इंडिया को अमेरिका ने दिए $90 बिलियन, हमें दिए $32 बिलियन। और हमारे जो $32 बिलियन आए हैं ना, वो किस किस के अकाउंट में, जातियों में कितने कितने गए हैं, इसकी स्टोरी ये कहानी फिर से ये एक अलग स्टोरी है। हाँ। पाकिस्तानियों को, गरीब आवाम को तो क्या मिला। लेकिन टर्की $90 बिलियन। और टर्की की आप तरक्की देखें जाके, तुर्किया जिसे कहते हैं। लेकिन ये तो ये है। एक इसमें सिनारियो जो बिल्ड किया जा रहा है कि यूएस एड हमेशा इंस्टेबिलिटी में ही यूज़ हुई है और मुल्कों को कमज़ोर रखने में यूज़ हुई है, तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब गलत बात नज़र नहीं आती जो आपने जिस तरीके से बताई है, जो खित्ते की सिचुएशन रही है, नहीं, जिन नहीं, मुल्कों के अंदर इंस्टेबिलिटी रही है वो देखें, यूएस एड की वजह से। इंस्टेबिलिटी आप इन ममालिक में देख लें, इस्लामिक ममालिक जो हैं उनमें इंस्टेबिलिटी रही है। हाँ, ना उनको यूनाइटेड वीक रखने किंगडम के में लिए। रही है, यस। ना इसराइल में रही है, ना इंडिया में रही है, ना इसराइल में तो जी वॉर वाली एक सिचुएशन तो है ना, इसराइल में भी एक नहीं। कॉन्टिन्यूस वॉर। वो तो इसराइल अपनी मर्जी की वॉर कर रहा है ना, Yes. अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और साथ उसको पैसे भी दे रहा है उसको। अगर ये $320 अरब इसराइल को ना मिले होते तो आज इसराइल ये वॉर कर सकता था। अभी भी आज ये ट्रंप ने आके कल जो ऑर्डर जारी किए हैं, उसने वो 2000 टन वजनी बॉम्ब्स जो बंद कर दिए थे बाइडेन ने, इसराइल को देने दोबारा शुरू कर दिए कि लो और करो तुम जंग। और वो जो है नेतन्याहू, वो अमेरिका पहुंचा हुआ है, यस। वाशिंगटन डीसी, ट्रंप से मुलाकातें कर रहा है, वो दोस्त है। मोदी अगले हफ्ते जा रहा है अमेरिका। और ये देखें ना, ये जो खित्ते में जो सूरत हाल बन रही है, और चाइना पे जो उसने 10% जो टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया है, तो ये आपस में इन्होंने चाइना को जो कंटेन करने की पॉलिसी है ट्रंप की, वो उस पर अमल दरामद हो रहा है ना। तो उसमें इंडिया बड़ा अहम मुल्क है। तो बात में ये कर रहे थे कि मुस्लिम ममालिक में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, तो असल कसूरवार तो मुस्लिम ममालिक की क़यादत है ना। जब वो अमरीकी इमदाद ले रहे थे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर रहे थे, और इस कौम के बच्चों को, गरीबों को मरवा रहे थे प्रॉक्सी वॉर्स में, तो और हमारा मुल्क गरीब का गरीब रहा। लेकिन आप देखें, इसराइल लोगों के लिए तो मुल्क खुशहाल है ना, वहाँ तरक्की है, तरक्की याफ्ता मुल्क है इसराइल। जंग हो रही है वहाँ, बिजली, पानी, सड़कें, हॉस्पिटल, एजुकेशन निज़ाम, और दुनिया में उनका बड़ा नाम है। उनके पासपोर्ट की इज़्ज़त है। हमारी तरह जूते नहीं मारते वहाँ पे अमेरिकी एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तानियों को, इतना कुछ करके। ये हमारा हाल है। इसराइल के साथ ऐसे नहीं करते। सिंस वो एला है और हम पार्टनर्स हैं, यूएस ने अभी रिसेंटली ये स्टेटमेंट भी दिया है कि पाकिस्तान इज नॉट मिस्र में इंस्टेबिलिटी है, गुर्बत है। अफगानिस्तान में गुर्बत है, तबाही है, मुसलमान मुल्क है। साउथ वियतनाम मैंने बताया आपको तरक्की कर गया। जो अपने लिए क़यादत सोचेगी अपने अवाम के लिए, जिस क़यादत की जड़ें अवाम में होंगी, अप्रोच की बात, जिस क़यादत का दिल अपने अवाम के साथ धड़कता होगा, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगी, वाइट मैन्स बर्डन कैरी नहीं करती होगी, गोरे की गुलामी, जहनी गुलामी दिल और दिमाग में उठा के नहीं फिरती होगी, वो ममालिक तरक्की कर गए यूएसएड के साथ। जो गोरे की गुलामी जहनी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर गए, वो ममालिक और ज़्यादातर मुसलमान ममालिक वो तबाह हो गए। आप देख लें आगे। हम अब तक पोलियो भी ख़त्म नहीं कर सके। जी, यूएसएड जो आ रहा था हमारे पास, और उस पर हम प्राइड लेते हैं कि पोलियो के इंजेक्शन ही, हमें पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। अब इराक देख लें, फिर उसमें भी $100 बिलियन लिया, वहाँ भी इंस्टेबिलिटी है। तुर्किया भी तरक्की कर गया, यूनाइटेड किंगडम में भी तरक्की कर गया, साउथ कोरिया भी कर गया। तो ये जिन कर गए हैं, कुछ नहीं की, कुछ तरह की मुसलमान ममालिक जिन्होंने नहीं की, सिवाय यूक्रेन के। और यूक्रेन हमसे तो बेहतर ही है, फिर भी उनकी जो हालत है, उनके रहने सहने की हालत जो है, जाहिर है इस वक्त तो वो बहुत मुश्किल हालात में, क्योंकि अपने न्यूक्लियर एसिड उसने छोड़ दिए। और ये अमेरिका पाकिस्तान से भी चाहता है, और अभी भी चाहता है।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ख़ासतौर पे यूक्रेन के उससे सबक हासिल करके। दूसरे सब्जेक्ट पे अगर आ जाएं, अफगान्स बीइंग मूव्ड आउट ऑफ द कैपिटल, ये एक हेडिंग आज चल रही है हर तरफ। और ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स अगर आप हमारे साथ पहले शेयर कर दें। देखिए, ट्रंप के आने से एक तो टैरिफ वॉर दुनिया में शुरू हुई है और एक इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ अमेरिका ने कार्रवाई शुरू की। अभी कनाडा और मैक्सिको को जब उसने लगाया है टैरिफ और फिर एक महीने के लिए मुलतवी कर दिया, इस शर्त पे कि कनाडा और मैक्सिको दोनों अपने बॉर्डर्स से इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद रोकेंगे और ड्रग्स रोकेंगे। दो उसके एजेंडा थे ना इलेक्शन में, ट्रंप ने दोनों शराइत मनवा ली हैं। मैक्सिको ने तो ये भी कहा है कि वहाँ से ज़्यादा तो उसने कहा हम 10,000 फौजी भी अपने डिप्लॉय बॉर्डर पे करेंगे, लगा रहे हैं। हाँ। तो उसने एक महीने के लिए डिले किया उनको देखने के लिए कि देखें सुपर पावर है ना, तकब्बुर आप चेक करें। खैर ये उनका मामला है, हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने ये किया है, उससे एक फ़िज़ा बन गई है पूरी दुनिया में इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। उनके लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो नहीं रहा। तो वो असरात पाकिस्तान पे भी आने हैं, क्योंकि जब पुल आउट किया है अमेरिकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ से जो उनके सपोर्टर थे, एक तो वहाँ की जो फ़ौज के बहुत सारे लोग थे जो अमेरिकियों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, वो फिर वहाँ की हुकूमत में लोग थे जो अमेरिकियों को सपोर्ट करते थे, वहाँ NGOs जो चलती थी उनमें काम करने वाले लोग थे। उन सबको फौरी तौर पे अमेरिका नहीं ले जा सकते थे, यूरोप नहीं ले जा सकते थे, लेकिन उनसे वादा किया था अमेरिकियों ने, यूरोपियन ने, नेटो ने कि आपको हम अपने इस मुल्कों की शहरियत देंगे। तो आप उन्हें फौरी तौर पर वहाँ से निकाल के पाकिस्तान यहाँ पे लाके बसा दिया गया। हुकूमत किसकी थी? इमरान खान। इमरान खान की, जो अमेरिकी गुलामी से हमें निकालना चाहते हैं ना। उनकी हुकूमत थी, बाजवा साहब थे आर्मी चीफ और फैज़ थे DGI, फिर पेशावर कोर्ट में उन्होंने एग्री कर लिया। उसके बदले पाकिस्तान को क्या मिला है हमें नहीं पता। अगर कुछ मिला है तो बता दें, नजर आना चाहिए हमें। कहते हैं एक वादा हुआ था जो कि आपने फिर इतनी वफा भी सपोर्ट नहीं की हुआ। उनको कि इतने, और मेरा ख्याल है एक वक्त था, मुझे याद अब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं अंदाजे से 75,000 80,000 तक वो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, गारंटी पे सिर्फ, कि जिनको यहाँ से लेके जाना था नेटो ने, अमेरिका ने। और उसके अलावा जो महाजरीन मजीद आए लाखों में, वो अलग थे। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने, पूछें आप इन हुक्मरानों से, उन्होंने क्या लेके दिया पाकिस्तान को इस डील के बदले, जैसे पहले ने किया इन्होंने भी किया। तो वो यहाँ अब जो है ना, उसमें से भी मेरा ख्याल है 15,000 है, कोई 25,000 कह रहा है, इससे दरमियान वो लोग अभी यहाँ हैं। अब पाकिस्तान ने उनको पहले स्टेप के तौर पर कहा आप इस्लामाबाद से बाहर निकलें, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत ख़तरात लाके हैं अफ़गान रेफ्यूजीज से, और वो लोग जो इलीगल हैं लीगल हैं उनसे भी हैं। तो पाकिस्तान भी अब उस पॉलिसी पे जा रहा है, और कुछ ना कुछ अमेरिका से कहीं ना कहीं इस पे बात चल रही है, क्योंकि अमेरिका ने आते ही जो अफगानिस्तान की इमदाद बंद की और उनको कहा है कि आप हमारा असलहा वापस करें, तो साथ उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को भी अमेरिका वहाँ से वापस भेजेगा। और इंडिया के उसने भेज दिए हज़ारों की तादाद में, कल पहली खेप भेजी है, तो अफ़गानियों को भी भेजेगा। और अफ़गान जो भी मज़ीद जाना चाहते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो गए हालात। तो पाकिस्तान उनका बोझ कब तक बर्दाश्त करे? वो कहेगा या लेके जाओ, अब पाकिस्तान ने 1 महीने का टाइम दिया है जो यहाँ पे आएंगे यूरोपियंस को, नेटो को और अमेरिका को, या तो लेके जाएं वरना हम इनको वापस निकाल रहे हैं अपने मुल्क से, और ठीक कर रहे हैं, निकालना चाहिए। तो अब ये ट्रंप ये चाहता है कि एक तो इलीगल इमिग्रेशन जो हो रही है अफगानिस्तान से वो रुके, और ड्रग्स पे भी जैसा पॉलिसी वहाँ कनाडा और मैक्सिको के लिए है, वो अफ़गानिस्तान के लिए भी चाहता है कि यहाँ से भी ड्रग्स की स्मगलिंग इस खत्ते से भी बहुत हो रही है ना, और साथ जो असलहा है वो उनका उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो अब ये इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए कहीं ना कहीं ये तय होंगे। और जो खान साहब ने जो ख़त लिखा है ना आर्मी चीफ को, वो शायद इसीलिए लिखा है कि अब उन्हें रिचर्ड ग्रैनल की तरफ से ज़्यादा इमदाद की उम्मीद नहीं है। और फिर आगे से जवाब भी खैर आ गया है हाँ सिक्योरिटी हाँ ज़राए की हाँ, जानिब वो से। बताएं आपके जवाब आया। जवाब यही आया है कि ना तो ऐसा कोई ख़त मौसूल हुआ है, और खैर हम ऐसा कोई ख़त आए तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, हमने करना भी नहीं है ऐसा कोई अच्छा, ख़त। देख भी नहीं वैसे रहे। आप नहीं करना है, जो करना है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आपने करना है, बैठना है अगर, या बातचीत करनी है वो मैं तो, यानी डोर क्लोज्ड ही है, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। वैसे
कोई पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि बैकडोर कोई चैनलिंग हो रही है या देखिए कुछ? वो मैं बताता हूँ, लेकिन ये जो भी आपने कहा ना, वो उन्होंने कहा कि हम तो खत आया नहीं, आया तो हम देखेंगे भी नहीं खत की तरफ आंख उठा के। ये एक बड़ा एक टिपिकल बॉलीवुडिश लॉलीवुडिश, मतलब हमारी जो फिल्में बनती है ना, उसका ये एक तरीकाकार होता है। जो दो प्यार करने वाले नाराज़ हों और उस पर फिर एक खत लिखते हैं एक हाँ, दूसरे को, और फिर उसमें लिखा जाता है डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा आसिम प्यारा लाखों सा। में एक। ठीक है, तो वो एक चल भी रही है मीम इस तरह की ना सोशल मीडिया पे, तो वो इस तरह की ये हो रही है, मुझे लग रहा है सिग्नलिंग। लेकिन ये कि अच्छा, ये डब्बे कनेक्शंस, में डब्बा चल रहा है? डिब्बे में डिब्बा चल रहा है, चल हाँ। रहा है, डिब्बे में डिब्बा भी चल रहा है, डिब्बे के पीछे डिब्बा भी चल रहा है। तो तो कोई ब्रेक थ्रू होने की कोई वो है नहीं सिचुएशन? देखें, अल्टीमेटली तो ब्रेक थ्रू बातचीत से ही होना है। ये खान साहब भी भूल जाएं कि वो कोई इनकलाब ला सकते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की माएँ भी ये याद रखें कि उनके बच्चों को वर्गलाएंगे पंजाबी यूट्यूबर्स कि आप निकले सड़कों पे, मर जाएं या मार डालें, ना ना करें। ये बिल्कुल। कोई पुरतशद्दुद मुजाहरा ना करें। इस मुल्क में बेहतरी आएगी अगर आप लग के काम करें, मेहनत करें और एक सीधे रास्ते पे चलें बहुत सालों तक। वियतनाम की एग्जाम्पल है आपके सामने, सीखे वियतनाम से, और अमरीकियों से लड़े हैं और बेहतरीन तरीके से लड़े हैं और फतह याब हुए हैं। फतह याब होके उन्होंने अपने मुल्क को फ़ौरन तरक्की देना शुरू कर दी है। अफ़गानियों के दिमाग अगर काम करें, जो कि नहीं करते अफ़गान लोगों के, तो उन्हें सोचना चाहिए ये रीजन ही ऐसा है। वो वो क्यों नहीं वियतनाम बनते इस खत्ते का। हमसे आगे ज़्यादा तरक्की करें, मुआशी तरक्की हमसे ज़्यादा कर जाए, मुझे खुशी होगी। हमारा हमसाया मुसलमान मुल्क, ब्रदर मुल्क, मुआशी तरक्की की। ये क्या बात हुई कि आप खुद कुछ बम्बार बच्चों को, गरीब बच्चों को उठाते हैं घरों से, मदरसे में खाना खिलाते हैं और खुद कुछ बम्बार बना के भेज देते हैं। अब आपके अपने बच्चे दुबई में और कतर में, बच्चियाँ आपकी स्कूलों में पढ़ रही हैं, यहाँ आप लड़कियों को स्कूलों में नहीं जाने देते। ये क्या मुनाफकत है? ये अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे नहीं आपसे क़यामत वाले दिन, इधर आओ ज़रा, ये मुनाफकत क्यों की तुम लोगों ने? शरिया नाफिज कर रहे हैं। ये कौन सी शरीयत है कि अपने बच्चे तो कतर और दुबई में और यूएई में, अपनी बेटियां स्कूलों में जाएं, पढ़ें, कॉलेज में जाएं, डॉक्टर्स बने, सारी तालीम हासिल करें, और अफगानिस्तान में रहने वाले गरीब लोगों की बच्चियां, ये जो हमारी इलीट है ना हमारे अंदर। देखिए ये अंग्रेज़ जो जहाँ इस खत्ते पे आया ना, अफगानिस्तान जितना मर्जी गए अपने आप को कि हम बड़े जी ये हैं तो वो हैं, इनकी इलीट भी उसी गुलामाना जहनीत के मालिक है जो हमारी है। इक़्तिदार में आने की देर है, गुलामाना हिस्स फड़क जाती है। ढाका से लेके काबुल तक जितने कैपिटल रास्ते में आते हैं, सबकी जहनीत है। नीचे चले जाएं साउथ की तरफ तो वो फिर खुद मुख्तार हैं। साउथ ऑफ इंडिया, श्रीलंका, वो बेहतर हैं, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। बाकी सब कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ का जो है ना, इसमें गैरत शरत चीज़ जो है ना, वो कोई इतनी इतनी कोई ज़्यादा है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, ना और नज़र ना आती, पसंद की ना जाती है, पसंद की खैर। जाती है। तो ये ना चाहिए। अब उनके वज़ीर दाखिला दुबई दौरे पे गए थे, हकानी साहब, वो वहीं रह गए, वापस से आए। तो तालिबान को अंदर से जो मसले हो रहे हैं, और वहाँ पे एक मुश्किल सूरत हाल है, लोगों की हालत ख़राब हो रही है, इमदाद बंद हो गई है, यूएस एड, ठीक है, खुफिया जो आ रही थी, और उससे अफ़गान करेंसी की वैल्यू गिर गई है, महंगाई बढ़ गई है, रोज़गार के वहाँ मौक़े ज़्यादा हैं नहीं। पाकिस्तान जो आपका सबसे बड़ा एलाई था, उसके साथ आपने मौसम कुशी कर रहे हैं मुसलसल, जो शायद इस्लाम की तारीख़ में ऐसी मौसम कुशी हुई होगी इतने बड़े लेवल पे, इतने लंबे अरसे तक शायद कहीं भी ना हुई हो, जो अफ़गान तालिबान ने की है शुरू आके। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात आपने की है ना, हमारे इससे जो पिछली बात हो रही थी वो थी कि डब्बे के पीछे कोई डब्बा चल रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है। कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते बहाल हुए थे वो गालिबन अक्टूबर में हो गए थे, और एक बार बात 66% तक डिसाइडेड हो गई थी और एक बार 99%। तो यानी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है ऑल इन ऑल, क्योंकि ये भी समझा जा रहा है कि ऐसे ही बस कह रहे हैं। देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा वो सच बोल रहे हैं, सियासतदान कितना सच बोलता है कितना नहीं बोलता ये तो वो और अल्लाह ही जानता है। और खैर सभी का ये हाल है, जो जज भी सियासत करते हैं, जो जर्नल भी सियासत करते हैं, जो जर्नलिस्ट सियासत करते हैं, वो भी झूठ सच मिला ही देते हैं। बात ये नहीं है, बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी हो, लड़ना झगड़ना है ना, आखिर बातचीत से मसला होना। मैंने आपको अभी तालिबान की बात कर रहे हैं ना, कितने साल, 20 साल लड़े अमरीकियों से, आखिर में दोहा में बैठ के मुज़ाकरात किए और एक मुआहिदा किया जिसके तहत वो यहाँ से अमरीकी गए हैं, असला छोड़ गए पीछे, डील देखेंगे ऐसे होती है डीलें, असला पीछे छोड़ गए हैं और साथ पैसे भी देते रहे हैं, और अब क्योंकि असला आपने वापस मांग रीजन रहे को हैं। ठीक, इंस्टेबिलिटी रखी थी ना वियतनाम यहाँ पे। की वॉर का हमने जिक्र किया, वियतनाम में अमेरिका शिकस्त खा गया, फिर भी बातचीत से बैठ के मामला तय किया।
आगे बढ़ने के। जापान पे अमेरिका ने एटम बम गिरा दिए, 2 लाखों लोग मार दिए एक ही रात में। और फिर क्या हुआ, फिर जो After जनरल, all had to. हाँ, After all had to come to talks and decide it. मैकार्थी था जनरल, हाँ. वो जाके बैठा टोक्यो में, और वहाँ जो शहंशाह था जापान का, उससे मुआहिदा किया उन खंडरात के दरमियान में बैठ के। Yes. तस्वीर बड़ी एक अच्छी तस्वीर, मैं वो कभी देखी है, मुझे याद है। तो टेबल रखी है इसी तरह की छोटी सी टेबल, और सामने बैठ के मुआहिदा किया। तो जितनी भी जंग हो, आखिर बातचीत जो होती है ना, वो मसाइल का हल है। और सियासत में तो बातचीत, ये खान साहब को जब समझ आ गई ना, तो खान साहब ये लोगों के बच्चों को मरवाना छोड़ देंगे, और जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि फिर देखें, काजी फाइज़ा के जाने के बाद कितने यूट्यूबर्स की दुकानें बंद हुई हैं कि वो हर वक्त गालियाँ निकालते थे काजी फाइज़ा को। अब क्या करें, ये गालियाँ निकालना, नफरत बेचना, हेट इकोनॉमी पे आपने पूरा वो एक रिसर्च की थी। तो हेट इकोनॉमी में it ये लोग sells. हैं ना, बिल्कुल. आपस में लड़ने वाली बात से मुझे याद आया कि बहुत खबरें आती हैं। अब भिखारियों के खिलाफ एक कानून बन रहा है पाकिस्तान में, पता है ना आपको, Yes. जिसमें भीख मांगने वाले, शीशे पे नॉक करने वाले, शीशे साफ करने वाले, अपनी माजूरी को दिखाने, उन सब के खिलाफ 7 साल कैद की सजा, पता नहीं क्या को। अच्छा, इन भिखारियों ने ना अपना अपना एरिया बांटा होता है। एक भिखारी दूसरे भिखारी के एरिया में नहीं जा सकता, हाँ. जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी। Yes. अच्छा, मुझे अब ये यूट्यूबर जो लड़ रहे हैं ना, करोड़ों कमाने वाले, उससे लगता है कोई किसी की डोमेन में दाखिल हुआ है, तो इसलिए ये आपस में इतना लड़ रहे हैं। अब आप ये लोग देखें, लोग सोचें कि कैसे लोग हैं ये, जो पैसे के ऊपर लड़ रहे हैं और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं, लोगों में, पाकिस्तान के लोगों में नफरत भर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। हमने तो यही रहना है ना, पाकिस्तानियों ने, आम पाकिस्तानियों ने तो यही रहना है। वो तो करोड़ों नहीं कमा रहे हैं, और ना वो यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन यूट्यूब करोड़ों कमा रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं और फिर लड़ रहे हैं एक दूसरे। तू मेरे एरिया में क्यों आया, ये सिग्नल से लेके F10 के सिग्नल से लेके F9 पार्क के सिग्नल तक तो मेरा एरिया था भीख मांगने का, तू क्यों बीच में आ गया। ये जो डोनेशन के फ्रॉड है ना, ये जो भीख है, भीख के मुख्तलिफ तरीके हैं। क्राउड फंडिंग कह लें आप उसको यूट्यूब की कमाई कह लें, झूठ की, जो मर्जी कह लें, तो ये ऐसे चलता है। और ये कारोबार बंद करें खान साहब, इनका भी बंद करें दुकानें, डरे मत। खान साहब डरे हुए हैं इन यूट्यूबर्स से और उन लोगों से जो नफ़रत का कारोबार करते हैं, उनसे खान साहब डरे हुए हैं। खान साहब इज़ हॉस्टेज। मुझे खान साहब की वो तस्वीर याद आती है, अभी मैं उनको इमेजिन करता हूँ ना, इस वक्त खान साहब किस सूरत हाल में हैं। मुझे खान साहब की वो तस्वीर याद आती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में गए थे बहुत साल पहले, और वहाँ उन्हें जमात इस्लामी के गुंडों कहना चाहिए, नहीं, इस्लामी जमात तलबा के गुंडे नहीं कहना चाहिए, तलबा रहनुमा, उन्होंने खान साहब को पकड़ लिया, मारा। किस वजह से? हैं? किस वजह से? क्या आए क्यों तुम हमारी डोमेन में? बात वहां भी डोमेन की थी, बात वहां भी डोमेन की थी। आई समझ? डोमेन क्या चीज होती है वो। जी, आप हमारी पकड़, मारा, गिरबानों से पकड़ा, ऐसे तस्वीरें आई हैं, गिरबान से पकड़ा हुआ, और खान साहब जो है ना, वो क्या कहते हैं, क्या उड़े हुए, तोते उड़े हुए हैं। अच्छा। और अल्लाह ताला हर एक को बजाय इससे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई एम सॉरी अगर अच्छी महसूस हुआ किसी को तो, लेकिन फिर उनको पकड़ के उन्होंने बिठा लिया, यरगमाल बना लिया, और फिर मुज़ाकरात के जरिए खान साहब को वहाँ से छुड़वाया गया। तो मुझे अब लग रहा है खान साहब वो अब इस्लामी जमीयत तलबा के तलबा रहनुमा के झमघटे में नहीं फंसे हुए, अब वो PTI के यूट्यूबर्स के घेरे में है। ठीक है, तो और वो उनको वो कहते हैं खान साहब डटे रहो। मतलब सियासतदान जो होता है वो रास्ता नहीं। मैंने वियतनाम की एग्जाम्पल, और यार तुम लोग वियतनामियों से ज़्यादा बड़े फ्रीडम फाइटर, तो तुम अफगान तालिबान से ज़्यादा बड़े फ्रीडम फाइटर हो, जो भागते हो यहाँ से जुब्बे उठा के डॉलर कमाने के लिए। डॉलर में अच्छा भागते हुए आपको बहुत दिन लग गए ना पहुँचते हुए अपनी मंजिल पे, भागे जा रहे हैं। रास्ते में आपने वो ज़रूर करना, क्या कहते हैं उसको, पॉडकास्ट या नहीं, व्लॉग। ठीक है, व्लॉग जरूर करना, ताकि वो जो रोजाना का 50-60 लाख रुपए आ रहा है ना, कितना 50-60 लाख ज़्यादा कह दिए शायद, हाँ 10-20 लाख का नहीं, 10-20 लाख जो डेली का आ रहा है, वो नुकसान भाई, हम अपने कारोबार का नुकसान नहीं करेगा, कारोबार का नुकसान नहीं करेगा कुछ, बस। तो वो कारोबार चल रहा है,
मजलूमियत के रोने भी हैं। लोगों के बच्चों को बाहर निकालना भी 8 फरवरी को देखिएगा भी। हाँ, ये भी होएगा, लेकिन फिलहाल तो खान साहब खबर से यही है कि कुछ ना गुजारिश है। कुछ चल रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। मज़ीद बात करेंगे, अब तक के लिए ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।